कल्पना कीजिए आपने हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद एक बहुत ही शानदार लोगो या कोई इलस्ट्रेशन डिजाइन किया। बिल्कुल, ऐसा डिजाइनर्स के साथ रोज होता है। हाँ, और आपने उसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया और वो रातों रात वायरल हो गया। आपको जाहिर है बहुत खुशी हो रही है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आपको पता चलता है कि कोई बहुत बड़ी कंपनी आपके उस डिजाइन को अपनी टी शर्ट्स और प्रोडक्ट्स पर छापकर धड़ल्ले से बेच रही है। अरे बाप रे, ये तो मतलब किसी बुरे सपने जैसा है। वही तो, आप गुस्से में उन्हें कोर्ट ले जाते हैं, ये सोचकर कि जीत तो पक्की है क्योंकि डिजाइन तो भाई आपका है। लेकिन जज आपका केस सिरे से खारिज कर देते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस डिजाइनर ने शायद अपनी कला को सुरक्षित करने वाले बुनियादी कानूनी नियमों को कभी समझा ही नहीं था, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। और ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, ये डिजाइन इंडस्ट्री की एक बहुत ही आम घटना है। डिजाइनिंग स्किल्स काम नहीं आती। वहाँ कानूनी समझ काम आती है। बिल्कुल, बहुत से नए डिजाइनर्स को लगता है कि जो उन्होंने बनाया है वो स्वतः ही हर तरह से उनका हो गया, लेकिन अधिकारों की सीमाएं कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ खत्म होती हैं, ये मतलब एक पूरी तरह से अलग साइंस है। और इसी बात को गहराई से समझने के लिए आज हम इस डीप डाइव में एक विशेष चर्चा कर रहे हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी विषय है। तो हमारा मिशन है डिजाइन की दुनिया के उन जटिल कानूनी कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करना जो हर पेशेवर को पता होने चाहिए, ताकि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो अपनी मेहनत की रक्षा कर सकें, उसे सही तरीके से पैसे कमा सकें और अनजाने में किसी और के काम का गलत इस्तेमाल करने से भी बच सके। हाँ, और इस पूरी चर्चा का जो आधार है वो एक बहुत ही कमाल का स्रोत है। हम द ग्राफिक डिजाइन रेफरेंस प्लस स्पेसिफिकेशन बुक के दूसरे अध्याय पर आज बात कर रहे हैं, जो पूरी तरह से कॉपीराइट और ट्रेडमार्क मानकों पर आधारित है। हाँ, मतलब इस अध्याय में वो सब कुछ है जो एक डिजाइनर को रोजमर्रा के काम में कानूनी रूप से सुरक्षित रहने के लिए जानना ही चाहिए। जो भी श्रोता इस पेशे को गंभीरता से लेते हैं ना, उनके लिए ये किताब मतलब किसी मास्टर टूलकिट से कम नहीं है। मैं किताब का नाम एक बार फिर बता दूं, द ग्राफिक डिजाइन रेफरेंस प्लस स्पेसिफिकेशन बुक। हर डिजाइनर के पास ये होनी चाहिए। बिल्कुल। और इसे खरीदने का Amazon लिंक है https://amzn.to/4bbow। और श्रोताओं की सुविधा के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में एक QR कोड भी दिया है। आप बस उस QR कोड को स्कैन करके सीधे ये किताब खरीद सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया तरीका है। हाँ, और एक और बात, अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में भी आपको ऐसे ही तकनीकी डिजाइन ब्रेकडाउन और करियर बनाने वाले बेहतरीन कंटेंट मिलते रहें, तो हमें फॉलो जरूर करें। बिल्कुल, तो चलिए डिजाइन के इस कानूनी चक्रव्यूह में प्रवेश करते हैं। हाँ, तो सबसे पहली और सबसे आम उलझन से शुरू करते हैं, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। हाँ, ये दोनों शब्द अक्सर मतलब एक ही सांस में बोले जाते हैं, लेकिन इनके काम बिल्कुल अलग है ना? हाँ बिल्कुल, इन दोनों के बीच का जो अंतर है ना, वो समझना किसी भी डिजाइनर का पहला कदम होना चाहिए। मैं बताती हूँ, कॉपीराइट का सीधा संबंध किसी भी साहित्यिक, संगीत या कलात्मक काम से है। मतलब जो एक्चुअल आर्ट है। हाँ, यानी जो डिजाइन, इलस्ट्रेशन या कोई भी कला जो आपने कैनवास या स्क्रीन पर उकेरी है, उसे छापने, बेचने और उसकी नकल बनाने से रोकने का जो कानूनी अधिकार है, वो कॉपीराइट कहलाता है। अच्छा, तो ये सीधे तौर पर कला की रक्षा करता है। बिल्कुल, ये आपकी कला की ढाल है। तो फिर ये ट्रेडमार्क क्या करता है? ट्रेडमार्क का काम कला की रक्षा करना नहीं है। उसका काम है आपके ब्रांड की पहचान को सुरक्षित करना। ओ, मतलब ब्रांडिंग। हाँ, कोई शब्द हो गया, प्रतीक, लोगो या डिजाइन जो आपके बिजनेस या उत्पादों को बाजार में मौजूद दूसरे उत्पादों से अलग करता है, वो ट्रेडमार्क के दायरे में आता है। अच्छा, तो एक सफल डिजाइनर को हमेशा इन दोनों की ही जरूरत होती है, क्योंकि वो कला भी बना रहा है और एक ब्रांड के रूप में खुद को स्थापित भी कर रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसे थोड़ा और आसान करके देखते हैं। मैं एक उदाहरण सोच रहा था। मान लीजिए किसी डिजाइनर ने कैनवास पर एक बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग बनाई है। तो यहाँ कॉपीराइट उस पेंटिंग की तरह है जिसे डिजाइनर ने खुद अपने हाथों से रचा है। उसकी नकल ना हो, ये कॉपीराइट देखेगा। लेकिन ट्रेडमार्क उस आर्ट गैलरी का लोगो है जिसके नाम से वो पेंटिंग बेची जा रही है। वाह, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है ना? कोई और उस गैलरी के नाम का बोर्ड लगाकर अपनी नकली पेंटिंग ना बेचे, ये काम ट्रेडमार्क का है। बिल्कुल, ये एनालॉजी एकदम साफ कर देती है चीजों को। लेकिन यहाँ ना एक और पेंच है जिसमें अक्सर डिजाइनर्स फंस जाते हैं। अच्छा,
वो क्या? उन्हें लगता है कि उनके दिमाग में जो आइडिया आया है, मतलब जो बस अभी सोचा है, वो उस पे भी कॉपीराइट ले सकते हैं। लेकिन हमारा स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि कानून की नजर में एक काम या वर्क का कॉपीराइट हो सकता है, लेकिन एक विचार या आइडिया का कभी नहीं। एक सेकंड रुको, ये एक थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। मान लीजिए मेरे दिमाग में एक कुर्सी डिजाइन करने का विचार आता है जो हवा में तैरती हो। ओके। मैंने किसी को उत्साह में ये आइडिया बता दिया और उसने कल ही वैसी कुर्सी बनाकर खड़ी कर दी, तो क्या मैं उस विचार को चोरी होने से नहीं बचा सकता? कॉपीराइट के जरिए तो बिल्कुल नहीं बचा सकते। अरे ऐसा क्यों? तब तक कॉपीराइट की दुनिया में आपके उस आइडिया का कोई वजूद ही नहीं है। अच्छा, तो कॉपीराइट सिर्फ एक्सप्रेशन की रक्षा करता है, आइडिया की नहीं? बिल्कुल, कॉपीराइट सिर्फ उस विचार को व्यक्त करने के तरीके की रक्षा करता है। अगर आपको अपने विचार की रक्षा करनी ही है तो आपको पेटेंट के नियमों की तरफ जाना होगा जो आविष्कारों के लिए बने हैं। ओहो, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मतलब डिजाइनर्स को ये जानना ही चाहिए कि जब तक आइडिया स्क्रीन या कागज पर नहीं आता वो पूरी तरह से असुरक्षित है। बिल्कुल, जब तक वो दिमाग में है वो किसी का नहीं है। तो मतलब जब डिजाइन बन गया, कागज पर आ गया, तो क्या तुरंत उस पर कॉपीराइट लागू हो जाता है या इसके लिए भी किसी सरकारी दफ्तर की लाइनों में लगना पड़ता है? यहाँ स्रोत ना एक बहुत ही राहत देने वाली बात बताता है। अच्छा, वो क्या? अमेरिका और दुनिया के ज्यादातर देशों में कोई भी काम जैसे ही बनाया जाता है और किसी जिसे कहते हैं टैंजिबल मीडियम या भौतिक माध्यम में दर्ज होता है, उस पर अपने आप यानी ऑटोमेटिक रूप से कॉपीराइट लागू हो जाता है। अरे वाह, मतलब कोई फॉर्म नहीं भरना? बिल्कुल कोई फॉर्म नहीं भरना। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सुरक्षा निर्माता के पूरे जीवन काल और उसकी मृत्यु के 70 साल बाद तक प्रभावी रहती है। ये तो ऐसा हुआ कि काम बनते ही वो मेरी संपत्ति हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने कोई जमीन खरीद ली हो और वो मेरे नाम हो गई। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। एक बात बताइए, अगर सुरक्षा ऑटोमेटिक मिल रही है तो डिजाइनर्स अपने काम के आगे वो छोटा सा जो सी लिखा होता है, ओसी का प्रतीक, वो क्यों लगाते हैं? और मैंने ये भी सुना है कि आधिकारिक रूप से इसका रजिस्ट्रेशन भी होता है। जब सब कुछ मुफ्त और ऑटोमेटिक है तो कोई अपना समय और पैसा क्यों बर्बाद करे? तो आपकी उसी जमीन वाली बात को आगे बढ़ाते हैं। जमीन आपकी है, ये सच है, लेकिन कॉपीराइट का चिन्ह लगाना उस जमीन के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगाने जैसा है जिस पर लिखा हो, यह मेरी संपत्ति है और यहाँ बिना पूछे घुसने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। ओहो, मतलब एक वार्निंग। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार जो कॉपीराइट का प्रतीक है या वेबसाइट्स के लिए जो HTML में कॉन्सॉस कोड होता है, वो नकल करने वालों के लिए एक बहुत ही सख्त चेतावनी का काम करता है। तो अगर कोई कॉपी करता है तो अगर मामला कोर्ट में जाता है ना, तो सामने वाला ये बहाना नहीं बना सकता कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि इस पर किसी का कॉपीराइट है, क्योंकि आपने उसे पहले ही बोर्ड लगाकर नोटिस दे दिया था। समझ गया। लेकिन फिर ये रजिस्ट्रेशन का क्या चक्कर है? मतलब अगर कोई फ्रीलांस डिजाइनर मान लीजिए भारत में बैठा है तो उसके लिए अमेरिकन कॉपीराइट ऑफिस जो copyright.gov है, वहां जाके $35 या $65 खर्च करना एक बड़ी बात हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। तो क्या ये खर्च करना वाकई जरूरी है? देखिए, ये खर्च अनिवार्य नहीं है, लेकिन मैं इसे एक लीगल इंश्योरेंस की तरह देखती हूँ। इंश्योरेंस, वो कैसे? जब आप अपने काम को आधिकारिक रूप से रजिस्टर करते हैं, जिसकी प्रक्रिया हमारे स्रोत में बहुत अच्छे से बताई गई है कि पेपर फाइलिंग के लिए $65 लगते हैं, डिजिटल फाइलिंग के लिए $35 और आपको 2 विजुअल रिप्रेजेंटेशन जमा करने होते हैं। अच्छा। तो जब आप ये करते हैं ना, तो आपके पास एक सरकारी सर्टिफिकेट आ जाता है। अब मान लीजिए भविष्य में कोई बड़ी कंपनी आपका डिजाइन चुराती है। हाँ, जो हमने शुरू में बात की थी। बिल्कुल। तो बिना रजिस्ट्रेशन के कोर्ट में आपको सिर्फ उतना ही हर्जाना मिलेगा जितना आपका सीधा सीधा नुकसान हुआ है, जिसे एक्चुअल डैमेजेस कहते हैं। ओके। लेकिन अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो आप भारी स्टैट्यूटरी डैमेजेस और अपने वकीलों की पूरी फीस की भी मांग कर सकते हैं। बाप रे, मतलब ये $35 का निवेश आपको कोर्ट में बहुत ही मजबूत स्थिति में ला खड़ा करता है। बिल्कुल। तो अगर डिजाइनर अपने काम को लेके सीरियस है तो ये एक बहुत ही छोटा और जरूरी निवेश है। समझ गया। यानी अगर आप अपने किसी मास्टरपीस को लेकर गंभीर हैं तो उसे रजिस्टर कर लेना ही समझदारी है। अब चलिए थोड़े बिजनेस साइड पर आते हैं। बताइए। अपने काम को बचाना तो हमने सीख लिया, लेकिन एक डिजाइनर का असली मकसद तो उस काम से पैसे कमाना होता है। बिल्कुल, आजीविका तो चलानी है। हाँ, और पैसे कमाने का मतलब है अपने डिजाइन को क्लाइंट्स को देना या पब्लिशर्स को देना। तो क्या अपना काम किसी और को सौंपते ही डिजाइनर उस पर से अपना सारा हक खो देता है?
यहीं पर फ्रीलांसर्स अक्सर सबसे बड़ी गलतियां करते हैं। अच्छा, हाँ, उन्हें लगता है कि यार पैसे लेके डिजाइन दे दिया, मतलब अब उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं रहा, वो बिक गया। तो ऐसा नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं। कॉपीराइट कानून में ट्रांसफर राइट्स यानी हस्तांतरण अधिकार का एक पूरा सिस्टम होता है। कॉपीराइट ट्रांसफर करने का मतलब अपने काम को बेचना नहीं है, बल्कि उसे इस्तेमाल करने की अनुमति लीज या किराए पर देना है। आप खुद तय कर सकते हैं कि सामने वाला आपके काम का कितना, कब और कैसे इस्तेमाल करेगा। अरे वाह, तो ये घर बेचने के बजाय उसे किराए पर देने जैसा हुआ। बिल्कुल, मालिक आप ही हैं, बस कुछ समय के लिए कोई और वहां रह रहा है। एकदम सटीक। और इसके ना कई अलग अलग एग्रीमेंट होते हैं, जैसे एक होता है फर्स्ट राइट्स। फर्स्ट राइट्स मतलब पहला अधिकार। हाँ, जहां आप किसी पब्लिशर को अपना काम दुनिया में पहली बार छापने का अधिकार देते हैं, बस एक बार। जब वो छप गया तो वो अधिकार वापस आपके पास आ जाते हैं। अच्छा, और इसके अलावा? फिर होता है वन टाइम राइट्स। इसमें काम को केवल एक बार इस्तेमाल करने की अनुमति होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो दुनिया में पहली बार ही छप रहा हो सकता है वो पहले कहीं छप चुका हो। अगर मैं इसे रोजमर्रा की भाषा में कहूँ तो वन टाइम राइट्स किसी के साथ एक कैजुअल कॉफी डेट पर जाने जैसा है। हाँ। मतलब बस एक बार मिले, काम हुआ, कॉफी पी, और कोई लंबा कमिटमेंट नहीं है। हाँ, ये इसे याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और पता है, पब्लिशर्स अक्सर वन टाइम राइट्स ही खरीदते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये उनके लिए सस्ता पड़ता है ना। उन्हें डिजाइन सिर्फ एक मैगजीन इशू के लिए इस्तेमाल करना होता है, तो वो पूरी ओनरशिप के भारी पैसे क्यों दे। हाँ, ये तो डिजाइनर और पब्लिशर दोनों के लिए फायदे का सौदा है। लेकिन अगर कोई क्लाइंट चाहता है कि डिजाइन सिर्फ उसी का रहे, कोई और उसे इस्तेमाल ना करे, तो क्या होता है? तो उसके लिए एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं। ओहो, एक्सक्लूसिव। हाँ, और ये एक बहुत ही गंभीर कमिटमेंट है। इसमें लीज लेने वाले को एक निश्चित समय के लिए या किसी विशेष इंडस्ट्री में उस काम का एकाधिकार मिल जाता है। मतलब जब तक वो एग्रीमेंट लागू है, आप वो डिजाइन उस इंडस्ट्री में किसी और को नहीं दे सकते। एक सेकंड, एक सवाल है मेरा यहाँ। हाँ, पूछिए। अगर मैंने किसी मैगजीन को अपने डिजाइन के एक्सक्लूसिव राइट्स दे दिए, तो क्या मैं उस डिजाइन को पूरी तरह भूल जाऊं? मतलब क्या मैं उसे किसी ग्रीटिंग कार्ड कंपनी को भी नहीं बेच सकता? यहीं पर कॉन्ट्रैक्ट की जो भाषा है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक्सक्लूसिव राइट्स को आमतौर पर एक विशेष इंडस्ट्री तक सीमित किया जा सकता है। अच्छा। हाँ, तो अगर आपने एक्सक्लूसिविटी सिर्फ मैगजीन इंडस्ट्री के लिए दी है, तो आप उस डिजाइन को किसी दूसरी मैगजीन में नहीं छाप सकते। लेकिन आप बिल्कुल आजाद हैं कि उसी डिजाइन को किसी ग्रीटिंग कार्ड कंपनी या टी शर्ट ब्रांड को बेच सकें, क्योंकि वो पूरी तरह से अलग इंडस्ट्रीज हैं। यार, ये तो एक बहुत ही काम की जानकारी है। अक्सर फ्रीलांसर्स डर जाते हैं कि एक्सक्लूसिव का मतलब है सब कुछ दे देना और अपने हाथ काट लेना। बिल्कुल, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या इसके अलावा भी कोई राइट्स होते हैं जो डिजाइनर्स को पता होने चाहिए? हाँ, 2 और राइट्स का जिक्र हमारे स्रोत में है जो बहुत काम आते हैं। पहला है रीप्रिंट राइट्स। रीप्रिंट? हाँ, इसे सीरियल राइट्स भी कहते हैं। जब आपका काम कहीं एक बार छप चुका है और कोई दूसरा पब्लिशर उसे अपनी मैगजीन या किताब में दोबारा छापना चाहता है, तो वो आपसे रीप्रिंट राइट्स खरीदता है। ठीक है, और दूसरा? और दूसरा है प्रमोशन राइट्स। ये प्रमोशन राइट्स कैसे काम करते हैं? तो मान लीजिए एक पब्लिशर ने आपकी इलस्ट्रेशन अपनी किताब के कवर के लिए खरीदी। हाँ। अब वह उस किताब का विज्ञापन अखबारों या वेबसाइट्स पर करना चाहता है। जाहिर है उस विज्ञापन में भी आपकी इलस्ट्रेशन तो दिखेगी ही। हाँ, बिल्कुल दिखेगी कवर पे। तो इसके लिए उन्हें आपसे प्रमोशन राइट्स लेने होंगे, ताकि वे कानूनी रूप से आपके काम का इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए कर सकें। अच्छा, यानी हर इस्तेमाल का एक अलग दरवाजा है और हर दरवाजे की चाबी डिजाइनर के अपने हाथ में है। बिल्कुल सही कहा। ये सब जानना सच में एक डिजाइनर को एक चतुर व्यवसायी बनाता है। हाँ, बिल्कुल बनाता है। लेकिन अब चलिए एक अलग पहलू पर आते हैं। हर डिजाइनर हर चीज से पैसे नहीं कमाना चाहता। सही बात है। इंटरनेट की दुनिया में कई बार हम चाहते हैं कि लोग हमारे काम को शेयर करें, उसमें बदलाव करें, या हम खुद भी दूसरों का डिजाइन अपने काम में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि काम पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में चला जाए, जहां हमारा उस पर कोई नियंत्रण ही ना रहे। तो इसका क्या समाधान है? तो इसके लिए सबसे पहले पब्लिक डोमेन को स्पष्ट कर लेते हैं। हाँ, बताइए।
कोई भी काम पब्लिक डोमेन में तब जाता है जब उसका कॉपीराइट पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए जिन कामों के लेखक या डिजाइनर का नाम पता है, उनके लिए कॉपीराइट उनकी मृत्यु के 70 साल बाद तक रहता है। अच्छा, 70 साल बाद। हाँ, और जो अनाम या अनोनिमस काम होते हैं या छद्म नाम से बनाए गए काम होते हैं, उनके लिए सीमा प्रकाशन के 95 साल या बनने के 120 साल बाद तक होती है। बाप रे, 120 साल। हाँ, और एक बार काम पब्लिक डोमेन में चला गया ना, तो कोई भी उसका व्यापारिक इस्तेमाल कर सकता है बिना किसी इजाजत के और बिना कोई पैसा दिए। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मेरा काम लोग इस्तेमाल करें, पर मैं उस पर अपना नाम भी बनाए रखना चाहता हूं, तो बीच का रास्ता क्या है? कोई तो तरीका होगा। बिल्कुल है, और वो बीच का रास्ता है क्रिएटिव कॉमन्स, जिसे हम शॉर्ट में सीसी भी कहते हैं। अच्छा, क्रिएटिव कॉमन्स। हाँ, ये एक नॉन प्रॉफिट संस्था है जिसने कुछ ऐसे लाइसेंस बनाए हैं जो कॉपीराइट को पूरी तरह से खत्म किए बिना डिजाइनर्स को अपना काम शेयर करने की आजादी देते हैं। तो अगर मैं इसे आज की डिजिटल दुनिया के हिसाब से सोचूं, तो क्या मैं क्रिएटिव कॉमन्स को एक कस्टमाइजेबल प्राइवेसी सेटिंग की तरह मान सकता हूं? मतलब जहां डिजाइनर खुद अपनी सेटिंग्स तय करता है कि कौन उसके काम को कैसे इस्तेमाल करेगा। हाँ, ये एकदम सटीक तरीका है इसे समझने का। क्रिएटिव कॉमन्स ना आपको 6 प्रमुख तरह के लाइसेंस देता है। अच्छा। इनमें सबसे पहला और सबसे उदार है एट्रीब्यूशन, जिसे सीसी बाय कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई भी आपके काम का इस्तेमाल कर सकता है, उसमें बदलाव कर सकता है, यहाँ तक कि उसे बेच भी सकता है। बेच भी सकता है? हाँ, बस शर्त इतनी है कि उसे डिजाइनर का यानी आपका नाम क्रेडिट में देना ही होगा। ओहो, मतलब सारा खेल क्रेडिट का है। बिल्कुल। फिर आता है एट्रीब्यूशन शेयर अलाइक या BYSA। इसमें कोई आपके काम को लेकर उसमें बदलाव कर सकता है, लेकिन जो नया काम बनेगा ना, उसे भी उसी सीसी लाइसेंस के तहत शेयर करना होगा। मतलब वो उस पर एकाधिकार नहीं जता सकता। एकदम सही, वो उस नए काम पर अपना पूरा एकाधिकार नहीं जता सकता। फिर इसके बाद है एट्रीब्यूशन नॉन कमर्शियल या CC-BY-NC। नाम से लग रहा है नॉन कमर्शियल। हाँ, यहाँ आप साफ कह रहे हैं कि मेरे काम का इस्तेमाल करो, बदलाव करो, लेकिन भाई इससे पैसे मत कमाओ। सही है। और इसी तरह इन शर्तों को मिलाकर बाकी के लाइसेंस भी बनते होंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं। लेकिन स्रोत में एक लाइसेंस है जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। कौन सा? वो है एट्रीब्यूशन नॉन कमर्शियल नो डेरिवेटिव्स या CC-BY-NC-ND। ओह हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, मतलब ये लाइसेंस कहता है कि कोई पैसे नहीं कमा सकता और कोई मूल काम में कोई बदलाव या डेरिवेटिव्स भी नहीं बना सकता। ये तो मतलब बहुत ही सख्त पाबंदी हुई ना। फिर भी डिजाइनर्स इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? स्रोत में लिखा है कि इसे फ्री एडवर्टाइजिंग के तौर पर देखा जाता है। ऐसा क्यों भला? इसके पीछे डिजाइनर्स की ना एक बहुत ही स्मार्ट रणनीति होती है। अच्छा, कैसी रणनीति? मान लीजिए आपने ग्राफिक डिजाइन के इतिहास पर एक बहुत ही खूबसूरत और जानकारी से भरा इन्फोग्राफिक बनाया है। ठीक है। अब आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे पढ़ें और आपका नाम पूरी इंडस्ट्री में फैले। बिल्कुल, हर कोई यही चाहेगा। तो अगर आप ये सख्त CC-BY-NC-ND लाइसेंस लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि कोई भी ब्लॉगर, डिजाइन स्कूल या वेबसाइट आपके उस इन्फोग्राफिक को अपनी साइट पर बेझिझक शेयर कर सकते हैं। लेकिन वे उसे बेच नहीं सकते और उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं ना? बिल्कुल, वे आपके डिजाइन के रंग नहीं बदल सकते, आपका लोगो नहीं हटा सकते, उसमें से कोई जानकारी काट छाट नहीं सकते। अच्छा। आपका काम बिल्कुल 100% वैसा ही दुनिया के सामने जाएगा जैसा आपने उसे बनाया था। और क्योंकि ब्लॉगर्स को अपने आर्टिकल्स के लिए हमेशा अच्छे विजुअल्स चाहिए होते हैं, वे खुशी खुशी उसे इस्तेमाल करेंगे। ओह, अब समझ में आया, है ना? और हर बार जब वो इन्फोग्राफिक देखा जाएगा, देखने वाले को आपका नाम और डिजाइन दिखेगा। ये आपके काम को बिना किसी छेड़छाड़ के मशहूर करने का एक बेहतरीन और बिल्कुल मुफ्त तरीका बन जाता है। या ये तो वाकई एक मास्टर प्लान है। मतलब काम भी सुरक्षित है, उसका रूप भी नहीं बिगड़ा और मार्केटिंग भी मुफ्त में हो गई। हाँ, और डिजाइनर्स इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। खैर, अब चलिए इस डिजाइन को शेयर करने की दुनिया से बाहर निकलते हैं और सीधे बिजनेस और ब्रांडिंग के उस पहलू पर आते हैं जो किसी भी कंपनी का चेहरा होता है। यानी ब्रांड का लोगो और ट्रेडमार्क। बिल्कुल, हमने शुरुआत में डिजाइन बनाम लोगो की बात की थी। जब कोई नया डिजाइनर किसी कंपनी के लिए लोगो बनाता है, तो अक्सर हम उस लोगो के आगे वो छोटा सा TM यानी ट्रेडमार्क या R यानी रजिस्टर्ड का निशान देखते हैं। हाँ, ये बहुत आम बात है। तो कानूनी रूप से कोई इन प्रतीकों का इस्तेमाल कब कर सकता है?
क्या कोई भी बस लगा सकता है इसे? इन दोनों प्रतीकों के बीच का जो कानूनी अंतर है ना, वो बहुत ही स्पष्ट है और इसमें गलती करना बहुत भारी पड़ सकता है। अच्छा, तो क्या नियम है इसके? जो TM है यानी ट्रेडमार्क या SM जैसे सर्विस मार्क कहते हैं, उसका उपयोग कोई भी कर सकता है। कोई भी? मतलब अभी तुरंत? हाँ, इसके लिए किसी सरकारी अनुमति की जरूरत नहीं है। अगर आप आज अपने बिजनेस का कोई लोगो बनाते हैं तो आप तुरंत उसके आगे TM लगा सकते हैं। तो फिर इसका फायदा क्या है? ये सिर्फ जनता को और आपके जो प्रतिद्वंदी हैं उन्हें सतर्क करने का एक तरीका है कि आप इस डिजाइन को अपनी ब्रांड पहचान मानते हैं और इस पर अपना दावा पेश कर रहे हैं। मतलब TM लगाना ये कहने जैसा है कि ये मेरा है और मैं इसे अपना मानता हूँ। बिल्कुल। अगर मैं इसकी तुलना करूं तो नाम के आगे TM लगाना ऐसा है जैसे कोई मेडिकल स्टूडेंट ये दावा कर रहा हो कि वो डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा है। हाँ, सही है। लेकिन नाम के आगे वो गोल वाला R यानी रजिस्टर्ड लगाने का मतलब है कि सरकार ने पूरी जांच परख कर आपको आधिकारिक तौर पर मेडिकल डिग्री दे दी है और अब आप एक प्रमाणित डॉक्टर हैं। क्या बात है, ये उदाहरण बहुत ही परफेक्ट है ना? हाँ। प्रतीक का इस्तेमाल बेहद सख्त नियमों के अधीन है। आप इसका उपयोग केवल और केवल तब कर सकते हैं जब यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस यानी USPTO या आपके देश की जो भी संबंधित सरकारी संस्था है उसने उस मार्क को आधिकारिक रूप से पंजीकृत कर लिया हो। एक सवाल और है दिमाग में। हाँ, पूछिए। तो क्या होगा अगर मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन भर दी है, फीस भी दे दी है और वो बस अभी पेंडिंग है, तो क्या मैं तब तक R लगा सकता हूँ ताकि लोग मेरे ब्रांड को थोड़ा सीरियसली ले? अरे नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। सच में? हाँ, जब तक आपका आवेदन पेंडिंग है तब तक R का उपयोग करना पूरी तरह से गैरकानूनी है। बाप रे। कई बार ना लोगों को लगता है कि एप्लीकेशन डाल दी मतलब काम हो गया, लेकिन सरकार आपके आवेदन को रद्द भी कर सकती है। रद्द क्यों करेगी? अगर वो किसी और के ट्रेडमार्क से मिलता जुलता हो। तो जब तक आपको सरकार से वो फाइनल सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता तब तक आपको केवल TM का ही उपयोग करना होगा। तो जो लोग भी हमें सुन रहे हैं ना, वो इस बात को अच्छी तरह से गांठ बांध ले। पेंडिंग एप्लीकेशन पर रजिस्टर लगाना मतलब बिना डिग्री के सर्जरी करने जैसा कानूनी अपराध है। बिल्कुल, इससे बचना चाहिए। लेकिन एक बार जब आप इस लंबी प्रक्रिया से गुजर जाते हैं और आधिकारिक रजिस्ट्रेशन पा लेते हैं तो इसके वास्तविक फायदे क्या होते हैं? संघीय पंजीकरण या फेडरल रजिस्ट्रेशन के ना 3 मुख्य और बहुत शक्तिशाली फायदे हैं जो आपके ब्रांड को एक पूरा सुरक्षा कवच देते हैं। अच्छा, पहला क्या है? पहला है कानूनी मान्यता। अगर कोई आपकी ब्रांडिंग की नकल करता है तो कोर्ट सीधे तौर पर यह मानकर चलता है कि असली मालिक आप ही हैं। ओहो। मतलब आपको बार बार अपना हक साबित नहीं करना पड़ता। ये तो बहुत बड़ा फायदा है। और दूसरा फायदा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। यह आपको विदेशी देशों में अपने ट्रेडमार्क को पंजीकृत करने का एक बहुत मजबूत आधार देता है। समझ गया। और तीसरा फायदा सबसे दिलचस्प है। अच्छा। हाँ, आप अपने पंजीकृत ट्रेडमार्क को कस्टम्स विभाग में रिकॉर्ड करवा सकते हैं। कस्टम्स में? उससे क्या होगा? इसका मतलब है कि अगर कोई विदेशी कंपनी आपके लोगों की हूबहू नकल करके नकली टी-शर्ट्स या बैग्स आपके देश में इंपोर्ट करने की कोशिश करती है ना, अच्छा, तो कस्टम्स अधिकारी उस नकली माल को बॉर्डर पर ही जब्त कर लेंगे। अरे वाह, कस्टम्स द्वारा नकली माल को रोकना तो सच में किसी भी ब्रांड के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। मतलब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सरकार खुद आपके ब्रांड की रक्षा कर रही है। बिल्कुल, यही तो रजिस्ट्रेशन की असली पावर है। तो ये सब सुनकर ना एक बात तो पूरी तरह से साफ हो जाती है। वो क्या? कि कानूनी शब्दावली बाहर से कितनी भी नीरस या डरावनी क्यों न लगे, लेकिन एक डिजाइनर के लिए अपने अधिकारों को समझना किसी भी सुरक्षित करियर की सबसे मजबूत नींव है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हाँ, और कितनी भी अच्छी डिजाइनिंग क्यों ना कर लें, अगर आप उसे सुरक्षित नहीं रख सकते तो इस प्रोफेशनल दुनिया में टिकना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, जानकारी का होना ही एक डिजाइनर का सबसे बड़ा हथियार है। सही बात है। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और लाइसेंसिंग के ये नियम ना आपको कमजोर नहीं करते, बल्कि आपको ये आजादी देते हैं कि आप अपने काम का नियंत्रण पूरी तरह से अपने हाथ में रख सकें। हाँ, और इसी नियंत्रण और अधिकारों की बात पर इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक बहुत ही अलग सा विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। बताइए, क्या विचार है? स्रोत में एक नियम का जिक्र था जिसने मुझे बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। कौन सा नियम? हमने अभी पब्लिक डोमेन के तहत अनाम या एनोनिमस कार्यों के बारे में बात की थी ना, जिनके लेखक का पता नहीं होता। हाँ हाँ, बिल्कुल की थी।
तो उनके लिए नियम है कि बनने के 120 साल बाद वे पब्लिक डोमेन में जाते हैं। हाँ, यही नियम है। अब जरा आज के इस इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया के बारे में सोचिए। अच्छा। हम रोजाना हजारों मीम्स, वायरल तस्वीरें और पता नहीं कितने इलस्ट्रेशंस देखते हैं जिन्हें बस धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। हाँ, कोई गिनती नहीं है। और उनका कोई स्पष्ट लेखक या डिजाइनर हमें नहीं पता होता। तो वे तकनीकी रूप से अनाम हुए ना? हाँ, बिल्कुल अनाम हुए। लेकिन इंटरनेट को बने हुए अभी 120 साल तो पूरे ही नहीं हुए। अरे हाँ, ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है ना? इसका सीधा मतलब ये है कि तकनीकी रूप से इंटरनेट पर मिलने वाला कोई भी अनाम डिजाइन या वायरल मीम आज की तारीख में कानूनी तौर पर पब्लिक डोमेन में नहीं है। बाप रे, ये तो कभी सोचा ही नहीं। बिल्कुल, उसका 120 साल का समय अभी पूरा नहीं हुआ है। हम जो रोजाना चीजें इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करके अपने प्रेजेंटेशन या डिजाइन में इस्तेमाल कर लेते हैं ये सोचकर कि अरे ये तो इंटरनेट पर फ्री में मौजूद है। हाँ, लोग अक्सर ऐसा करते हैं। बिना क्रिएटिव कॉमन्स की जांच के ऐसा करना तकनीकी रूप से एक कानूनी उल्लंघन है। आप अनजाने में किसी ना किसी का कॉपीराइट तोड़ रहे हैं। ये वास्तव में एक आंखें खोलने वाला तथ्य है। हाँ, जो इंटरनेट हमें खुली किताब लगता है, जहाँ सब कुछ फ्री है, वो कानूनी तौर पर कितना जटिल हो सकता है, ये उसका एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। तो अगली बार जब आपका हाथ इंटरनेट से किसी भी अनाम तस्वीर को उठाकर कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करने की तरफ बढ़े ना, तो इस 120 साल वाले नियम को जरूर याद कीजिएगा। बिल्कुल, सावधानी बहुत जरूरी है। शायद वो विचार आपको एक बार रुककर सोचने पर विवश कर दे। तो इसी विचारोत्तेजक बिंदु के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। जी। अपने डिजाइन को सुरक्षित रखें, नियमों को समझें और अपनी रचनात्मकता को बेझिझक दुनिया के सामने लाएं। जो लोग हमें सुन रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद।